हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के 6 मूल प्रिंसिपल्स को समझे थे। अब हम आ पहुंचे हैं टेक्सोनॉमी के सबसे इम्पोर्टेंट चीज में, जिसे कहते हैं रूल्स ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। यानी किसी को नाम देने के लिए उसके क्या नियम होते हैं। तो जब हम किसी पौधे जैसे आलू या टमाटर को वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसमें कौन सा अक्षर कैपिटल होना चाहिए, कौन सा स्मॉल होना चाहिए। तो बच्चों, कैरोलस लिनियस ने 1753 में अपने फेमस बुक में ये जिक्र किया था, जिससे बाइनोमियल सिस्टम स्टार्ट हुआ था। तो बच्चों, प्लांट्स, एल्गी और फंजाई के लिए जो रूल्स होते हैं वो कौन बनाता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट, जिसको पहले इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलोमियल नोमेनक्लेचर, बोटानिकल नोमेनक्लेचर कहा जाता था। तो बच्चों, ये कैरोलस निरियस ने 1753 में स्टार्ट किया था अपने बुक स्पीसीज प्लांटेरम में, जो आज भी ग्लोबली सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई किया जाता है, और उसी से रूल्स का शुरुआत हुआ। तो इसमें बच्चों कुछ रूल्स है। पहला रूल क्या है? बाइनोमियल सिस्टम। तो बच्चों, बाइनोमियल सिस्टम क्या कहता है? किसी भी स्पीसीज का वैज्ञानिक नाम हमेशा दो भागों या दो शब्दों से मिलकर बनता है, कभी एक शब्द नहीं होता। एक होता है उसका जीनस और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो बच्चों, जीनस यानी वंश का नाम। जीनस क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जैसे रोजा एक स्पीसीज है, क्वेस्टर एक स्पीसीज है, एसार एक स्पीसीज है। ये सब अलग अलग स्पीसीज है। जो एक जैसे स्पीसीज होंगे उनको क्या कहते हैं? उसका जीनस होता है। फिर स्पेसिफिक एपिथेट में क्या आता है? उस जीनस के भीतर कुछ विशिष्ट प्रजातियां होती है, स्पीसीज होती है, जो कंप्लीटली एक जैसी होती है और दूसरों से अलग होती है। तो एक जीनस के अंदर बच्चों कई स्पीसीज हो सकते हैं, लेकिन स्पीसीज हमेशा यूनिक होती है। जैसे रोजा अल्बा हो सकता है, रोजा ऑफिसिनालिस हो सकता है, ऐसे कई स्पीसीज होता है। तो बच्चों, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? कि नाम हमेशा दो अक्षरों से होगा। पहला जीनस होगा और दूसरा स्पीसीज होगा। जैसे यहाँ सोलेनम ट्यूबरोसम लिखा है, आलू का नाम। तो बच्चों, दूसरा क्या कहता है? दूसरा रूल क्या कहता है? जब इसको लिखा जाता है तो इसके लिखने का भी एक तरीका होता है। जीनस हमेशा क्या होता है? फर्स्ट लेटर कैपिटल का होता है। यहाँ रोजा में आर हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। और स्पीसीज हमेशा क्या होगा? स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है जब टाइपिंग किया जाए, तो जीनस कैपिटल लेटर से हो और स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर से हो। और अगर बच्चों, और ये जो लिखने का स्टाइल होता है वो भी क्या स्टाइल होता है? इटैलिक्स में लिखा जाता है। यहाँ बच्चों, अगर कंप्यूटर में हो तो इटैलिक्स में लिखते हैं, अगर हाथ से लिखा जाए तो इसमें क्या कर देते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? जीनस का पहला अक्षर हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। यहाँ सही है सोलेनम का एस, और यहाँ स्मॉल है तो गलत है। दूसरा क्या है? स्पीसीज का हमेशा फर्स्ट अक्षर क्या होगा? ये स्मॉल लेटर में होगा। यहाँ देखिए करेक्ट लिखा है और यहाँ कैपिटल है, तो ये गलत है। तो जीनस और स्पीसीज एकदम उल्टा है, जीनस कैपिटल से तो स्पीसीज स्मॉल लेटर से। तो बच्चों, यहाँ भी हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस का लिखा गया है। तो हिबिस्कस हमेशा कैपिटल से और रोजा साइनेंसिस इसका स्पीसीज है। यहाँ गलत है क्योंकि एच कैपिटल होना चाहिए और आर स्मॉल होना चाहिए। जब हम लोग हैंड रिटेन करते हैं तो मान लीजिए रोजा है, तो रोजा ऐसे लिखते हैं, और पीछे मान लीजिए इंडिका है तो इंडिका हो गए, तो उसको इटैलिक्स ना लिख के अगर अंडरलाइन कर दे तो भी वो सही माना जाएगा। तो ये बच्चों रूल 1 और रूल 2 हो गए। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दिए होंगे जब भी हम लोग किसी का क्लासिफिकेशन लिखते हैं, फाइलम, जीनस, क्लास, ऑर्डर, तो वो हमेशा स्ट्रेट होता है, इटैलिक्स नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम जीनस और स्पीसीज लेवल में आते हैं, उसको क्या लिखते हैं? इटैलिक्स में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये रूल 3 है। क्या कहता है रूल 3? इसको इटैलिजेशन करते हैं। हर साइंटिफिक नेम को अगर वो प्रिंटेड वर्जन में हो तो उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। और बच्चों, जब प्रिंटेड हो यानी वो कंप्यूटर या किताब में प्रिंट किए जाए तो वो हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाता है। जैसे यहाँ ओराइजस सटाइवा दिखाया गया है। तो बच्चों, अगर हम लोग इटैलिक्स में नहीं लिख रहे हैं, हैंड रिटन लिख रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं? वहां हम अंडरलाइन कर लेते हैं। तो उतना माना जाता है, अगर हम लोग लिख रहे हैं इटैलिक्स लिखने में दिक्कत है तो अंडरलाइन कर देंगे तो वो चल जाएगा।
तो जब हम लोग जीनस स्पीसीज पे आते हैं तो इटैलिक्स का ध्यान रखा जाता है। अगर इसके हायर रैंक्स हो, किंगडम हो, फैमिली हो, इन सब में कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज इट इज लिखा जाता है। तो बच्चों अगला रूल क्या है, चौथा रूल क्या कहता है, किसी भी स्पीसीज के वैज्ञानिक नाम के बाद उसके लेखक का नाम पूर्ण या संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। अभी तो आप लोग ज्यादा ये नहीं देखते होंगे, लेकिन कहीं कहीं अच्छे बुक्स में ऐसे लिखे रहते हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका है, उसके बाद कैपिटल लेटर एल और एक फुल स्टॉप है। तो ये क्या शो करता है बच्चों, ये उस वैज्ञानिक का नाम शो करता है जिसने इसका सही नाम दिया। तो यहाँ मैंगीफेरा इंडिका में एल का अर्थ क्या है, महान वैज्ञानिक लिनियस से। तो लेखक का नाम हमेशा किस में लिखा जाता है, ये इटैलिक्स में नहीं लिखा जाता, ये नॉर्मल नॉन इटैलिक्स में लिखा जाता है। तो बच्चों ये मूल लेखक जो है ऑथर की पहचान कराता है और टेक्सोनॉमी का सही ऐतिहासिक व्याख्या करता है। जब भी आप मैंगीफेरा इंडिका एल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैंगीफेरा इंडिका को लिनियस ने नाम दिया था, उसी ने इसका सही स्पेसिमेंस बनाया था। तो बच्चों इसमें कभी कभी क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, सिंगल ऑथर होते हैं। इसका अर्थ है क्या है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिखा गया है, फिट्सिया एग्जाम्पलरी स्मिथ। तो इसमें क्या बता रहा है बच्चों, इसमें करता है स्मिथ ने इस नाम को अकेले वैध रूप से प्रकाशित किया था। इस प्लांट के नाम रखने का क्रेडिट किसको जाता है, स्मिथ को जाता है। कभी कभी बच्चों एक से ज्यादा ऑथर भी होते हैं, जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, एफ फिटिसिया एक्सप्लेनिस, यहाँ फिर लिखा है स्मिथ एंड जोन्स और एट जोन्स ज्वाइंट पब्लिकेशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका अर्थ हुआ स्मिथ और जोन्स दोनों ने मिलकर इसे संयुक्त रूप से प्रकाशित किया है, इसीलिए स्मिथ और जोन्स दोनों का नाम लिखा जाता है। तो बच्चों कभी कभी और क्या होता है, एक कहते हैं पैरेंथेसियल साइटेशन। पैरेंथेसियल साइटेशन में आप देख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में स्मिथ का नाम लिखा है, तो यहाँ न्यूजेंस एग्जेम्पैलिस प्लांट्स का नाम दिया गया है, उसके बाद ब्रैकेट में स्मिथ है, फिर जोन्स का नाम लिखा है। तो बच्चों इसका क्यों ऐसे लिखा जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रजाति का मूल वर्णन किसने किया था, स्मिथ ने किसी पुराने जीनस में किया था। फिर ब्रैकेट में क्या हो गया, इसमें क्या लिखा है, इसके बाद जोन्स का नाम आता है, क्योंकि लेकिन बाद में जोन्स ने इसे नए जीनस में स्थानांतरित करके नया कॉम्बिनेशन बनाया। तो यहाँ बच्चों क्या हो रहा है, स्मिथ ने तो इस प्लांट को सही नाम दिया, लेकिन वो स्पीसीज को फिर करेक्ट किया गया, किसने करेक्ट किया, जोन्स में किया गया। तो जिन्होंने पहली बार किया उनको भूला नहीं गया, और जिन्होंने इसको सही किया उनको भी भूला नहीं गया, इसीलिए दोनों के नाम को कॉम्बिनेशन में रखा गया। अगला बच्चों आता है एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का क्या मतलब है, यहाँ फिर प्लांट का उदाहरण दिया गया है, फ्रिट्सिया नोवा ग्रीन एक्स व्हाइट। तो बच्चों इसमें एक्स का क्या मतलब है, इस नाम को मूल रूप से ग्रीन ने प्रस्तावित किया था, ग्रीन ने ही इसको वैलिड नाम दिया था, लेकिन इसे नियमों के अनुसार वैध रूप से प्रकाशित किसने किया था, व्हाइट ने किया था। तो ग्रीन ने तो पहला काम किया, लेकिन व्हाइट ने उसको वैलिड पब्लिश किया, जो नियम होते हैं उसी के फॉलो करके। तो जिसने ये फॉलो करवाया उसके आगे एक्स लिखा जाता है, क्योंकि पहला ऑथर क्या है, खोज किया, नाम दिया, लेकिन जिसने सब कुछ सही तरीके से किया वो थे कौन, व्हाइट थे। तो कभी कभी बच्चों साइंस में होता है, कोई पहले डिस्कवर कर जाता है लेकिन कुछ गलत किया, कोई दूसरा आके उसको इम्प्रूव किया, तो साइंस ऐसे ही चलता है। तो अगर कोई एक दिया हो तो वहां एक का नाम होंगे, अगर दोनों ने इक्वल कंट्रीब्यूट किया तो एंड लिखा जाता है या ईएटी लिखा जाता है, और अगर एक ने दिया और दूसरे ने उसको सही किया तो उसके बीच एक्स लिखा जाता है। स्टूडेंट्स जरा सोचिए, यदि कोई वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने किसी नए पौधे की खोज करके उसे किसी स्थानीय न्यूज़पेपर या ओरल प्रेजेंटेशन या सोशल मीडिया पर डाल दे, तो क्या वो नाम इंटरनेशनल लेवल पे मान्य होगा। तो बच्चों ऐसा नहीं होता, इसका एक पूरा रूल बुक होता है जिसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव पब्लिकेशन कहते हैं। और मान लीजिए किसी नाम को इफेक्टिव पब्लिकेशन से आगे बढ़ाकर अगर वैलिड पब्लिकेशन करना हो तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होती है। तो अब हम लोग रूल 5 यानी इफेक्टिव पब्लिकेशन को पहले समझेंगे। तो बच्चों इफेक्टिव पब्लिकेशन का गोल क्या है, इसका गोल क्या होता है कि जो भी नाम हो उसका साइंटिफिक कम्युनिटी में स्थायी प्रसार हो, वो सबको पता चले और सब कोई उस पर अपना राय दे सकते और उसको जांच सके, सुनिश्चित कर सके। तो इसके लिए बच्चों जो भी कोई
नामांकन होता है उसको प्रिंटिंग किया जाता है, यानी उसको छापा जाता है, या तो वो प्रिंटेड मैटर हो उसको लाइब्रेरीज में भेजा जाए, बोटानिकल जो जगह होती है वहां दिया रखा जाए, या उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में पब्लिश किया जाए। ये लाइब्रेरी हो, एक्सचेंज हो, बुक्स हो, इसको सही तरीके से पब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों एक रूल आया था 1 जनवरी 2012 के बाद, ऑनलाइन जर्नल में इसे पीडीएफ फॉर्म में मान्य दिया है, और उसके लिए एक नंबर होता है आईएसएसएन या आईएसबीएन, जो ये बताता है कि वो जो बुक हो या जर्नल जो प्रकाशित हो रहा हो वो मान्य है, कोई उसमें इधर उधर का गलती से या चोरी से नहीं छाप रहा हो। तो ये जिम्मेदारी है 12 के बाद जो भी कोई प्लांट का आप नया खोजे तो उसको आप एक को पेपर के रूप में उसके सारे कैरेक्टर्स के साथ उसको पब्लिश करना होगा, और इसको प्रिंटेड मैटर में आना जरूरी है, लेकिन 12 के बाद इलेक्ट्रॉनिक भी एक्सेप्ट होने लगा है। तो बच्चों क्या एक्सेप्ट नहीं होता है, कोई अगर आप ओरल प्रेजेंटेशन दे, आपने कोई प्लांट खोजा सबको बता दिया तो इससे कोई काम नहीं चलेगा, या आप उसके बारे में छोटा सा लेख लिख दिए, या किसी लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ, या किसी वेबसाइट में आप ब्लॉग के रूप में डाल दिए, या कोई बीज की सूची है या केवल हर्बेरियम लेवल है या हर्बेरियम सीट के रूप में यूनिवर्सिटी में जमा कर दिए, तो ये सब माना नहीं जाएगा। माना कब जाएगा, जब वो इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिश्ड हो उसके सारे कैरेक्टर्स के साथ एक रेपुटेड जर्नल में जो साइंटिफिक हो और जिसका ऑलरेडी आईएसएसएन या आईएसबीएन नंबर हो। तो बच्चों ये जो नेम प्रपोजल है इसको आप ध्यान से समझिए। अब वैलिड पब्लिकेशन ये तो हो गया इफेक्टिव पब्लिकेशन। अब वैलिड पब्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, तो बच्चों इसके लिए एक एक करके रूल समझेंगे, क्या रूल होते हैं। तो बच्चों इफेक्टिव पब्लिकेशन के लिए क्या होता है, केवल प्रकाशन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसको लेजिटिमेट नेम विथ फॉर्मल स्टैंडिंग बनाने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती है। क्या क्या करनी पड़ती है उसको देखते हैं। तो बच्चों जो गोल होता है आईसीएन का, वो गोल क्या है कि वानस्पतिक संहिता यानी सारे बोटानिकल नाम फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड हो, सबको पता चले। इसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, इफेक्टिव पब्लिकेशन। नाम सबसे पहले रूल 5 के अनुसार प्रकाशित होना चाहिए, जब प्रकाशित होगा तभी सारे लोगों को पता चलेगा। इस नाम का जो फॉर्म ऑफ नेम होगा वो बच्चों कैसा होगा, नाम लैटिन अक्षरों में ही होना चाहिए और सही रैंक निर्दिष्ट हो और सही रूप में हो। अगला क्या आता है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो बच्चों नाम उस समूह की प्रारंभिक तिथि, जैसे प्लांट्स के लिए 1753 रखा गया है, जब से लीनियस ने स्पीसीज प्लांटेरम के बाद होना चाहिए, तो उसका नाम इसी के आधार पर होना चाहिए 1753 के बाद जो रूल बुक है। उसके बाद बच्चों टाइपिफिकेशन होता है, किसी भी चीज का हम लोग नाम नहीं रख सकते, उस नाम के लिए एक प्रूफ होना चाहिए जिसको क्या कहते हैं, टाइपिफिकेशन करती है, जो किसी हर्बेरिया या किसी रिपोजिटरी यानी संग्रहालय में रखा हो और उसका सारा डिटेल हो, जिसको हम लोग स्पेसिमेंस या हर्बेरियम कहते हैं, या कॉमनली होलोटाइप या टाइप स्पेसिमेंस कहा जाता है। मतलब आपने जो पौधे का विवरण किसी पब्लिकेशन में छापा है, बुक में, जर्नल में, उसका एक प्रूफ होना चाहिए किसी हर्बेरियम में, यूनिवर्सिटी में, कभी भी इसको भी प्रूफ के रूप में दिया जाना पड़ेगा। तो बच्चों 2012 में लैटिन भाषा में ही, 2012 से पहले सारे जो चीज थे उसको लैटिन भाषा में लिखना था, लेकिन अब मेलबर्न कोड जो 2012 में आया, अब लैटिन या इंग्लिश दोनों में किसी भी भाषा में इसका डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए पहले लैटिन था, अब लैटिन और इंग्लिश दोनों है, और आपको उसके रेफरेंसेस भी देना पड़ेगा, आप कहाँ से प्लांट लिए, उससे पहले उसका क्या खोज हुआ, वो नया कैसे है, ये सब भी आपको बताना हुआ। और लास्ट है एक्सेप्टेड बाय ऑथर, लेखक द्वारा उस नाम को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। ये भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप कुछ काम करते हैं तो वो काम फाइनल होना चाहिए, ये नहीं कि आप नाम रख दिए और बाद में जाके आप खुद उसके नाम को बदलना चाहे क्योंकि कुछ गड़बड़ी हो गया। तो बच्चों ये रूल्स है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये पब्लिश्ड होना चाहिए किसी रेपुटेड जर्नल में। दूसरा, ये पब्लिकेशन के बाद 1753 के बाद से जो नेम है, कोई भी नाम हो उसको पब्लिश होना चाहिए, उसका एक प्रूफ स्पेसिमेंस होना चाहिए, उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए लैटिन में या इंग्लिश में, और ये ऑथर के द्वारा एक्सेप्टेड होना चाहिए कि सब सही है। तो स्टूडेंट वैलिड पब्लिकेशन के शर्त को हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन क्या होता है अगर सातवां नियम क्या कहता है, लेजिटिमेट नेम। तो बच्चों
होता यहाँ क्या है कि अगर हम लोगों ने सारा काम कर लिया, उसको वैलिडली पब्लिश कर दिया, लेकिन ये भी क्या हो सकता है, गैर कानूनी हो सकता है। कब हो सकता है, आपने सब कुछ सही किया, फिर भी अगर आईसीएन का कोई नियम ये नहीं मानता, तो इसको क्या किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जाता है। तो बच्चों कुछ नियम होते हैं, वो अगर पास हो जाए तभी आपके पब्लिकेशन के बाद उसको वैध माना जाएगा। तो सबसे पहले तो जरूरत था वैलिड पब्लिकेशन का, जिसमें हम लोग को जर्नल में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में करना था, उसके सही नाम, जीनस, स्पीसीज को लिखना था, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना था लैटिन या इंग्लिश में, और उसका एक स्पेसिमेंस रखना था जिससे कोई भी चेक कर सके कि हमारा वो सही है या कोई हम लोग फर्जी कर रहे हैं। ये तो बच्चों वैलिड पब्लिकेशन हो गया। अब क्या चेक किया जाता है लेजिटिमेसी के लिए, पहले आता है लेटर होमोनिम्स। तो बच्चों ये क्या कहता है, ये कहता है कि बाद में प्रकाशित समान नाम नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों होमोनिम्स का, कि हम लोगों ने कोई नाम रख दिया और वो नाम क्या हो, पहले से मौजूद हो। तो ऐसा नहीं कर सकते। मान लीजिए बहुत पुराने समय में किसी ने रख दिया, या इसी समय में किसी और ने रखा, आपको पता नहीं, आपने गलती से वो नाम रख दिया, तो दोनों एक ही नाम हो जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, होमोनिम कहा जाता है। तो इससे कंफ्यूजन हो जाता है। तो होमोनिम को बर्दाश्त नहीं किया जाता। आप अगर होमोनिम रख दिए किसी का पहले का नाम ही, तो उसको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका सारा काम खत्म हो गया। ये सब जितना भी आप मेहनत किए वो बर्बाद हो गया, क्योंकि आपने गलत नाम रख दिया जो पहले से था। दूसरा होता है सुपरफ्लोस नेम, यानी लैटिन में कहते हैं नोमेन सुपरफ्लोरम। ऐसा नाम जो तब प्रकाशित किया गया जब पहले से ही एक वैध नाम मौजूद था। तो बच्चों आप लोगों ने एक नाम रख दिया जो काफी साल पहले, 100 साल पहले था, आपको नहीं पता था, लेकिन आपने नाम दिया। लेकिन जब आईसीएन वालों ने चेक किया, आपकी गलती पकड़ ली, तो आपका भी पूरा मेहनत बेकार हो गया, क्योंकि वो नाम पहले से था। एक प्लांट का दो नाम नहीं हो सकता है। तीसरा क्या होता है बच्चों, टोटोनिम, जिसमें जीनस और स्पीसीज के नाम बिल्कुल एक जैसे हो। तो अगर आप ऐसे नाम दे देते हैं तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जीनस और स्पीसीज अलग अलग होने चाहिए। यहाँ एग्जाम्पल है वायोला वायोला, जिसमें जीनस स्पीसीज सेम है, तो इसको भी आईसीएन सारा काम करने के बाद भी रिजेक्ट कर देगा। तो बच्चों रिजल्ट क्या आया, कि कौन सा होता है लेजिटिमेट नाम, कौन सा होगा, जो वैलिडली पब्लिश हो, जिसका कोई और नाम ना हो, जिसके जीनस स्पीसीज अलग अलग हो, उसे ही करेक्ट माना जाएगा। बच्चों ये जो होमोनिम्स है, टोटोनिम्स है, ऑटोनिम्स है, ये काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इसको एक बार थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे आपको ये क्लियर होगा। तो बच्चों होमोनिम्स का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी हम लोग बात किए कि लेटर नेम क्यों आ जाता है। तो बच्चों इसको समझिए, जब दो या दो से अधिक विभिन्न स्पीसीज को संयोग से एक ही वैज्ञानिक नाम दे दिया जाए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको होमोनिम कहते हैं। मान लीजिए आपका भी नाम कुछ है और किसी दूसरे बच्चे का भी सेम नाम है, तो क्लास में बहुत दिक्कत हो जाता है, लेकिन बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में उसको बर्दाश्त ही नहीं किया जाता है। यहाँ बच्चों एग्जाम्पल में क्या दिखता है, एक प्लांट का नाम है बेली सैनुआ, जिसको स्मिथ ने 1800 में प्रकाशित किया, और ये इसका लेजिटिमेट नेम हो गया। फिर बच्चों लेटर को बाद में 1850 में जोन्स ने सेम प्लांट नाम रख दिया बेलिस एनुआ का। तो इसे क्या मान लिया गया, इसे अवैधानिक या इलेजिटिमेट मान लिया गया, क्योंकि बेलिस एनुआ पहले से नाम था, तो हम वैसा ही नाम नहीं रख सकते। तो ऐसे ही नामों को क्या कहा जाता है, होमोनिम्स कहा जाता है, जो बिल्कुल एक ही नाम हो। बच्चों उसके बाद क्या आता है, टोटोनिम्स आता है। टोटोनिम्स बहुत सिंपल है, जब जीनस का नाम और स्पीसीज का नाम दोनों सेम हो, जैसे लैरिक्स लैरिक्स। कभी कभी पुराने समय में ऐसी गलतियां थी, लेकिन आज ऐसी गलतियां नहीं हो सकती। वनस्पति विज्ञान में, बॉटनी में टोटोनिम्स को पूरी तरह से स्ट्रिक्टली रिजेक्ट किया जाता है। इसका यूज नहीं कर सकते, जैसे मैंगीफेरा मैंगीफेरा नाम नहीं रख सकते, लैरिक्स नैलिक्स नहीं लग सकता। लेकिन बच्चों जूलॉजी में इसको धड़ल्ले से यूज किया जाता है। आप लोग भी सुने होंगे, चूहे का नाम है रैटस रैटस, सांप का नाम है नाजा नाजा। तो ऐसे नाम जूलॉजी वाले तो दे सकते हैं, लेकिन बॉटनी वाले ऐसा किए तो उनको बहुत दंड दिया जाएगा, तुरंत उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। बच्चों अब तीसरा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा टेढ़ा कॉन्सेप्ट है, आराम से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। इसको कहते हैं ऑटोनिम्स। ऑटोनिम्स क्या होता है,
बच्चों क्या होता है, जैसे जीनस स्पीसीज होते हैं तो कभी कभी स्पीसीज के अंदर भी छोटे छोटे बदलाव आते हैं और नए किस्म बनते हैं। मान लीजिए उसका लीफ थोड़ा छोटा हो गया, या फ्लावर कलर में थोड़ा चेंज आ गया, या उसके रूट में आ गया, उसका साइज थोड़ा छोटा हो गया, बाकी सारे जेनेटिकल चेंजेस ऑलमोस्ट सेम है, तो इनको नई वैरायटी कहते हैं या सब स्पीसीज कहते हैं। तो बच्चों यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, वायोला ट्राई कलर था। तो बच्चों ये वायोला ट्राई कलर का एक नया वैरायटी बन गया, और एक वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था, मुरे था। उन्होंने ये वैरायटी पब्लिश की कि भाई वायोला ट्राई कलर तो पहले से था, लेकिन हमको इसका नया वैरायटी मिल गया, और उन्होंने उसका नाम क्या लग दिया, आर्विनेंसिस। तो इसको पूरा कैसे पढ़ा जाता है बच्चों, वायोला ट्राई कलर वैरायटी आर्विनेंसिस, और किसने दिया, मुरे दिया। तो बच्चों ये तो बात सही है, उन्होंने नया दे दिया। तो इसमें ऑटोनिम्स कहाँ से आ गया। तो बच्चों जब ऐसा किया जाता है, किसी स्पीसीज का वैरायटी भी दिया जाता है, तो जो ओरिजिनल स्पीसीज होता है उसमें भी एक वैरायटी का नाम अपने आप जोड़ दिया जाता है। ये आईसीएन का नियम है, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर का नियम है। अगर उसके जीनस स्पीसीज के साथ कोई नई वैरायटी खोज ली गई, तो जो ओरिजिनल था उसमें भी एक वैरायटी, उसको भी एक वैरायटी बोला जाएगा। जैसे क्लास में दो बच्चों के नाम सेम हो जाए, तो उसमें क्या कहते हैं, जैसे 1 2 कर देते हैं कि ये पहला बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है। तो उसी तरह जब वैरायटी क्रिएट हो गया, इसका एक नया वैरायटी, तो फर्स्ट को भी एक वैरायटी कहते हैं। तो उस वैरायटी का क्या नाम लेते हैं, जैसे इसका नाम था वायोला ट्राई कलर, तो इसके में क्या कर दिया, वैरायटी क्या हो गया, ट्राई कलर को ही रखा गया। तो ये बच्चों क्या होता है, इसके लिए किसी औपचारिक प्रकाशन का जरूरत नहीं होता, ना कोई इसके लिए आपको अलग से स्पेसिमेंस या हर्बेरियम बनाना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसके पीछे कोई ऑथर, नो डेट, कुछ चीजों का, किसी भी चीज का जरूरत नहीं है। बस ऑटोमेटिकली जो इसका स्पीसीज नेम था, ये वैरायटी का नेम भी हो जाता है। तो बच्चों आप लोग हर्बेरियम देखे या फ्लोरा देखे, तो उसमें भी आपको कई जगह मिल जाएगा। तो ऑटोनिम क्या है, जब किसी स्पीसीज का वैरायटी मिल जाए, उसका नया नाम रखते, तो जो ओरिजिनल स्पीसीज होता है उसी का स्पीसीज नेम यहाँ अटक जाता है, और उसको ओरिजिनल कहा जाता है। तो वायोला ट्राइकलर वैरायटी ट्राइकलर ओरिजिनल था, जिससे नई वैरायटी हुई तो उसको आर्वेनेंसी दे दिए, और जिसको हम लोग वायोला ट्राइकलर से जानते हैं, अब वैरायटी करके उसको वायोला ट्राइकलर लीनियस वैरायटी ट्राइकोलर कह देते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग के टेक्सोनॉमी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाला सीरीज खत्म होता है, जिसमें हम लोग उसके इतिहास को जाने, उनके प्रिंसिपल को जाने, उनके रूल्स को जाने। तो बच्चों अगले वीडियो में अब हम लोग किस के बारे में जानेंगे, और भी टेक्सोनॉमी से रिलेटेड। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं, और आप किस चीज के और किस सेमेस्टर में हैं और किस चीज का वीडियो चाहते हैं वो जरूर बताएं, तो हम लोग उस वीडियो जरूर आपके लिए बनाएंगे।